नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। इंडियन एक्सप्रेस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है जो बताता है कि एसआईआर कितनी जल्दीबाजी में पास किया गया है एसआईआर वाला ऑर्डर, और यह भी सवाल उठाता है कि एसआईआर का ऑर्डर चुनाव आयुक्त ने ही पास किया या फिर किसी और ने कर दिया या फिर कोई और उसमें दखल कर रहा है। बताया यह जा रहा है कि जो कमिश्नर संधू हैं, हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं संधू, आप तीन लोगों की तस्वीर देखते हैं जिसमें जो सरदार जी हैं संधू साहब, उन्होंने जब उनके पास फाइल पहुंची तो उन्होंने ये बात लिखी थी कि जो कमजोर लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो फॉर्म वार्म बहुत ज्यादा नहीं भर सकते, उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। पूरा सिस्टम ऐसा बनना चाहिए कि ऐसे लोग किसी भी तरीके से परेशान ना हो। बताया यह जा रहा है कि जो फाइनल ड्राफ्ट ऑर्डर आया उसमें इसको हटा दिया गया, इसका उल्लेख नहीं किया गया। यह सब तो ठीक है, बाकी सारी जो बातें हैं, सिटीजनशिप का मामला था वो हटाया गया वगैरह वगैरह, वो सब तो ठीक है। सवाल यह है हटाया किसने है, क्योंकि यह ऑर्डर बताया जा रहा है कि इतनी जल्दीबाजी में पास किया गया कि व्हाट्सएप पर ही अप्रूव कर दिया गया। फाइल नहीं चली, व्हाट्सएप पर ही अप्रूव कर दिया गया कि निकालो ऑर्डर, फटाफट ऑर्डर निकालो। और उसके बाद जो फाइनल ऑर्डर आया, जो फाइलिंग चल रही थी, उसमें काफी सारे चेंजेस थे। सवाल यह उठ रहा है कि कहीं चुनाव आयोग का यह ऑर्डर जो फाइनली पास हुआ, वो ऑर्डर जब प्रिंट होना था, वो ऑर्डर जब निकलना था, तो किसी और ने तो इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। किसी मंत्रालय में तो ये नहीं चला गया, किसी प्राइवेट सेक्टर ने तो इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं एसआईआर के पूरे प्रोसेस को लेकर, और ये मामला आप जानते हैं कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में ये सब अगर जाएगा तो सवाल पूछे जाएंगे, और ऐसे में ना केवल ज्ञानेश कुमार बल्कि नरेंद्र मोदी भी फंसते हुए नजर आएंगे। एसआईआर का मामला बहुत बड़ा हो गया है। कल प्रधानमंत्री महोदय बड़े बड़े डायलॉग दे रहे थे, कह रहे थे हमसे टिप ले लीजिए, व्यवधान मत कीजिए, इस प्रदूषण में दिल्ली में कह रहे थे जाइए मौसम का मजा लीजिए। आज संसद के अंदर एसआईआर पर बहस करवानी पड़ी। कल जिस तरह का माहौल बना था उसके बाद एसआईआर पर बहस करवानी पड़ी। उस बहस पे आऊंगा, उसके पहले एक बात और। संचार वाले ऐप को लेकर जो संचार साथी ऐप आया था, जिसके पास इतनी परमिशन थी कि वो आपके बेडरूम में क्या हो रहा है इसकी जानकारी भी हासिल कर सके, इस पर जब शोर मचा, तब अब ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं कि वो मैंडेटरी नहीं है, वो अनिवार्य नहीं है, जो चाहे उसको डिलीट कर सकता है। जबकि कल यही बताया गया था, डीओटी का ऑर्डर देख लीजिए या फिर जो रिपोर्टिंग आई थी उसमें यही बताया गया था कि इसको हटाया नहीं जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सवाल उठाने बहुत जरूरी हैं। गोदी मीडिया जब नगाड़ा बजाने लगता है, सरकार की हर गलती को सही बताने लगता है, तो सरकार की गलती करने की हिम्मत बहुत बढ़ने लगती है। दो चीजें कल से हुई हैं। एक, हमने आपको बताया था, हमारे द क्रेडिबल न्यूज के ट्विटर हैंडल ने सबसे पहले आपको बताया था कि एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर किसी का मोबाइल नंबर डालिए तो पूरा डेटा आ जाता है, कहां रहता है, उसका और नंबर क्या है, लाइव लोकेशन, सब कुछ आ जाती है। यानी हमारा आधार का डेटा किसी ने बेच दिया था। जब हमने इसको रिपोर्ट किया, इसके बाद कई और वेबसाइट ने रिपोर्ट किया, और फाइनली यह हुआ कि आज जब हमने जांच की तो पता चला कि वहां डेटा नहीं दिखाया जा रहा है। ये आपकी और हमारी बड़ी जीत थी। हालांकि हमारा डेटा बिक चुका है, कल को फिर दिखाने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए हम निगाह बनाए रखेंगे। और दूसरा, ये कल जब ये न्यूज आई, राइटर्स के थ्रू न्यूज आई कि हमारे मोबाइल्स में ऐसा ऐप डाला जा रहा है जिसकी वजह से हमारा बेडरूम भी सुरक्षित नहीं होगा। नागरिकों ने बड़े पैमाने पर लिखा, केवल विपक्ष के लोगों ने नहीं, आम जनता ने बड़े पैमाने पर लिखा, यहां तक कि दक्षिणपंथी, क्योंकि जब बेडरूम देखा जाएगा तो मोदी भक्त का भी देखा जा सकता है, भाजपा के वोटर का भी देखा जा सकता है। सबने सवाल उठाने शुरू किए, तो आज संसद के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहना पड़ा कि यह ऐप ऐसा नहीं है जिसको डिलीट नहीं किया जा सकता है, जो चाहे अपने मोबाइल में रखे और जो ना चाहे वो ना रखे। ये एक और बड़ी जीत है। तो सरकार चाहे जितनी भी जिद में हो, लेकिन आप लड़ते रहेंगे, आप सवाल उठाएंगे तो जिद टूटेगी सरकार की, आपकी जीत होगी। इसीलिए लोकतंत्र में नागरिक का बोलना, आपका और हमारा बोलना इतना जरूरी है। यही मामला एसआईआर का भी है। लगातार एसआईआर पर आपको सवाल उठाना पड़ेगा।
लगातार एसआईआर के बाबत आपको सवाल पूछना पड़ेगा, चाहे यूट्यूब वीडियो ब्लॉक कर दे, चाहे सरकार कोई कार्रवाई करे, लेकिन यह हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का मामला है, इसलिए लगातार सवाल उठाना पड़ेगा। आज जब 10:30 बजे पार्लियामेंट खुलने वाली थी तो इंडिया गठबंधन के सभी मेंबर जो थे, सारी पार्टियों के मेंबर, एमपी जो थे, वो संसद भवन के मकर द्वार के सामने खड़े होकर प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और सारे विपक्षी दलों के सांसद एकजुट होकर एसआईआर पर चर्चा की मांग करने लगे और नारा लगा, वोट चोर गद्दी छोड़। जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है, पार्लियामेंट की कार्यवाही शुरू होती है, तो एक बार फिर विपक्ष के सांसद वेल में घुसे और वोट चोर का यही नारा दोहराने लगे। ओम बिरला ने बहुत चेतावनी वगैरह दी, लेकिन विपक्ष नहीं माना। लोकसभा को 3 बार स्थगित किया गया। मैं बिल्कुल विपक्ष के साथ हूं। एसआईआर का मुद्दा उठाने के लिए जो करना चाहिए वो विपक्ष ने किया और आगे भी उनको यही करना चाहिए। राज्यसभा में भी विपक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने मांग की कि एसआईआर पर तुरंत चर्चा हो, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। पता नहीं सरकार एसआईआर पर बातचीत करने से इतना क्यों डर रही है। एक कहावत कही जाती है, चोर की दाढ़ी में तिनका। जब आपके यहां कुछ गड़बड़ नहीं होता है, सब सही होता है, तो आप कहते हैं आइए बहस कर लेते हैं, और जब आपको मालूम होता है कि इस मामले में बहुत कुछ गड़बड़ है तो आप बहस से भागते हैं। सरकार भागती रही बहस से। संसदीय कार्य मंत्री जो किरण रिजिजू हैं, उन्होंने दोनों सदनों में कहा, राज्यसभा में और लोकसभा में, कि एसआईआर और चुनावी सुधार की चर्चा की मांग सरकार के विचाराधीन है, यानी सरकार अभी उस पर विचार कर रही है, लेकिन इसे किसी टाइम फ्रेम में नहीं बांधा जा सकता। मतलब क्या, जब एसआईआर का सारा काम पूरा हो जाएगा उसके बाद बहस कराएंगे? जब अपने मन की वोटर लिस्ट बनवा लेंगे उसके बाद बहस कराएंगे? समय सीमा का क्या मतलब होता है? 5 साल बाद बहस कराएंगे? आज और अभी बहस क्यों नहीं हो सकती थी? यह सवाल उठाया गया। उसके बाद कांग्रेस की संसदीय रणनीति समिति की बैठक हुई और वहां पर राहुल गांधी ने कहा कि सरकार पिछड़ी जातियों, दलितों, वंचितों, गरीब मतदाताओं को वोटर लिस्ट से हटा रही है। राहुल गांधी जी, एक बात मैं कहूं, आपकी बात सही है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को नहीं हटा रही है। उसके अलावा भी जो लोग सरकार को लगता है कि उसके समर्थक नहीं है, और बड़ी संख्या है, जो दलित या गरीब तो नहीं है लेकिन सरकार के साथ नहीं है, उनका नाम भी हटा रही है सरकार। यह पूरे देश और पूरे भारत का मामला है, सिर्फ गरीबों, दलितों, वंचितों का मामला नहीं है। इस बात को आपको भी समझना चाहिए। उन्होंने बीएलओ की मौत का मामला भी उठाया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि विपक्ष एसआईआर का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन सरकार इस पर बात करने को तैयार नहीं है। मेरा एक सवाल आपसे है, सीधे आपसे, छोड़िए मोदी जी थोड़े मेरा सवाल सुनने आते हैं, आप मेरे दर्शक हैं, आप मेरे मित्र हैं, मैं आपसे बात करूंगा। आखिर मोदी सरकार एसआईआर पर बात करने से डर क्यों रही है? क्या डर है मोदी सरकार को? यह डर है कि विपक्ष एसआईआर के मामले पर सरकार को संसद के अंदर नंगा कर देगा और वो सब संसद की कार्यवाही में नोट होगा। इतिहास इस बात को पढ़ेगा कि मोदी सरकार कैसे चुनाव की पूरी प्रक्रिया को बर्बाद करना चाहती थी। या उसको यह डर है कि संसद की बहस जब बाहर आएगी तो जनता गुस्से में आ सकती है। या उसको यह डर है कि कहीं एसआईआर की प्रक्रिया बाधित ना हो जाए। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही केस चल रहा है और सरकार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। और अगर सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया कि एसआईआर के चक्कर में चुनाव आयोग अपनी सीमाओं से बाहर जाकर काम कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट से भी यह कैंसिल हो सकता है। लोकसभा में तो आपका बहुमत है, राज्यसभा में आपका बहुमत है, आपके पास समर्थन है 2 पार्टियों का, चंद्रबाबू नायडू का समर्थन है, नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री बन गए, उनका समर्थन है। फिर डर किस बात का है? बहस से क्यों भाग रहे हैं? यह सवाल मोदी जी से क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? वैसे सरकार के पास जवाब तो किसी चीज का नहीं होता है। एसआईआर पर तो वो बहस कराने को ही तैयार नहीं है, और जो सवाल पूछे जाते हैं उसका जवाब देख लीजिए आप। नरेंद्र मोदी दावा करते थे कि विदेश में जो काला धन है वो लेकर आएंगे और हर आदमी को 15-15 लाख रुपए बांटेंगे। उम्मीद है जो लोग मेरा ये वीडियो सुन रहे हैं उनके अकाउंट में सरकारी खाते से 15 लाख रुपए पहुंच गए होंगे। मेरे तो खैर नहीं आए हैं। लेकिन जब लोकसभा में काले धन से जुड़ा सवाल पूछा गया कि 10 साल में कितनी ब्लैक मनी बाहर से भारत आई है, तो भारत सरकार ने कहा कि इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। सरकार को कोई जानकारी नहीं है, सरकार को किसी चीज की कोई जानकारी नहीं है। दिन रात घुसपैठिया 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 करते रहते हैं, लेकिन जब पूछा जाता है कि अच्छा बताइए कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए देश के अंदर हैं,
तो कहते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं, इन्हें तो कुछ पता ही नहीं, कुछ नहीं पता है इन्हें, इनसे कुछ भी पूछ लीजिए इनका जवाब है कुछ पता ही नहीं है। नड्डा जी बाहर आके कहेंगे 300 लोग देश में घुसने को तैयार हैं, लेकिन संसद में पूछ लिया जाएगा तो चुप हो जाएंगे, कहेंगे हमें पता ही नहीं है। अमित शाह जी टुकड़े टुकड़े गैंग कहेंगे, लेकिन संसद में पूछा जाएगा टुकड़े टुकड़े गैंग है कौन, तो कहेंगे हमें तो पता ही नहीं है। यह पता नहीं सरकार है, जो पता नहीं कैसे बन जाती है, जो पता नहीं किसके वोट से बन जाती है। तो इसको यह पता नहीं है कि बाहर से कितना ब्लैक मनी भारत में लाया गया है। अरे जब लाया गया होता तब तो पता होता। हकीकत तो यह है कि बाहर ब्लैक मनी और बढ़ती जा रही है। इस सरकार को आपसे सारे कागज चाहिए, हर कागज आपका देखना है। इस सरकार को 25 रुपए खर्च कर रहे हैं वो भी देखना है, विदेश घूमने जा रहे हैं वहां कॉफी पी रहे हैं वो भी इस सरकार को देखना है। लेकिन जब इस सरकार से कुछ पूछेंगे वो आपको नहीं बताएंगी। इस सरकार ने बहुत ताकत लगा के आधार बनवाया, सबके लिए आधार अनिवार्य कर दिया, हर आदमी बेचारा आधार बनवाता है और उसके बाद आधार का डेटा बिक जाता है, पब्लिक में आ जाता है। कैसे आया सरकार को पता नहीं, किसने बेचा सरकार को पता नहीं, क्यों नहीं सुरक्षित है हमारा आधार का डेटा सरकार को पता नहीं। लेकिन अब उसको आपके बेडरूम का भी डेटा चाहिए और वो डेटा कल को डार्क वेब पे बिक जाए, आपके बेडरूम का जो आपका बेहद गोपनीय पल है वो पोर्नोग्राफिक साइट्स पर सारी दुनिया को दिखने लगे और आप सरकार से पूछें कि डेटा तो हमने आपको दिया था, दुनिया के पास कैसे पहुंच गया, तो सरकार कहेगी पता नहीं। यह पता नहीं सरकार लगातार चलती जा रही है, जिसको सिर्फ यह पता है कि चुनाव कैसे जीतना है। और एक सवाल है जो बेहद मजेदार है, वो भी मैं सोचता हूं आपसे शेयर कर ही दूं। ईडी को लेकर सवाल पूछा गया कि 2014 से लेकर 2019 तक ईडी ने केवल 791 केस दर्ज किए, लेकिन 2019 से लेकर 2020 से लेकर 25 तक ईडी ने 5521 केस दर्ज किए। इसमें सजा कितने लोगों को हुई सरकार ये नहीं कह पाई कि पता नहीं, लेकिन आप जानते हैं कि 5521 और 791 अगर जोड़ दीजिए तो 6300 से ऊपर हो जाता है और इसमें केवल 120 लोगों को सजा हुई है। बाकी केसेस किस तरह के लोगों पे हुए हैं? कोई सरकार बदल के, पार्टी बदल के इधर से उधर आ गया, किसी ने सरकार गिरा दी, कोई अच्छा खासा विरोधी था भक्त बन गया, कोई गोदी मीडिया का हिस्सा बन गया, किसी ने चंदा दे दिया और इस तरह से ईडी का जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। और सुरक्षा की कंडीशन क्या है वो भी सरकार ने बता दी, बताना पड़ा, मजबूरी थी। सरकार ने यह माना कि भारत के हवाई अड्डों पर साइबर हमला हुआ था, इसका मतलब हमारे हवाई अड्डों का जो सिस्टम है वो सेफ नहीं है, उसको हैक किया गया था। विमानन मंत्री जो हैं उन्होंने बताया कि विमानों को गलत सिग्नल मिले। हुआ यह था कि दिखना चाहिए था रनवे और दिखने लगे हरे खेत। बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन मैं सलाम करूंगा विमान कर्मियों को कि उनके चलते कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। सिर्फ यह हुआ कि 800 से ज्यादा जहाजों को लेट करना पड़ा क्योंकि हमारा सिस्टम हैंग कर गया था, हमारे सिस्टम को हैक कर दिया गया था। इस तरह से हमारी सरकार हमारे डेटा की सुरक्षा कर रही है और इस तरह से हमारी सरकार हमारी सुरक्षा कर रही है। कल के दिन अगर कुछ हो जाए एयरपोर्ट पे तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? जाहिर है नेहरू जिम्मेदार होंगे। नेहरू नहीं हो पाए तो इंदिरा गांधी जिम्मेदार हो जाएंगे, इंदिरा गांधी नहीं जिम्मेदार साबित हुई तो राजीव गांधी हो जाएंगे और अगर राजीव गांधी को भी जिम्मेदार नहीं ठहरा पाएंगे तो राहुल गांधी को ठहरा देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होंगे, चाहे इस देश का कुछ भी हो जाए। एक तस्वीर आपको दिखा देता हूं, देख लीजिए। कभी मोदी जी कहा करते थे कि रुपया नहीं गिरता है, प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। रुपए के गिरने की कहानी ही दिखा रहा हूं आपको। देखिए इसमें जवाहरलाल नेहरू के समय रुपया कहां था, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय कहां था, इंदिरा जी के समय कहां था, राजीव जी के समय कहां था और अब इस देश के महान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय रुपया किस गड्ढे में चला गया है। अपनी आंख से देखिए और बताइए कि प्रधानमंत्री की इज्जत गई है कि नहीं। जब रुपया गड्ढे में जा रहा है, महंगाई आसमान में जा रही है, आपके डेटा को IMF C ग्रेड का कह दे रहा है, तो चुनाव जीतने के लिए क्या चाहिए? SIR चाहिए ताकि सारा सिस्टम ऐसा बन जाए कि कोई और चुनाव जीत ही ना पाए। इसलिए विपक्ष अगर सदन नहीं चलने दे रहा है, लगातार SIR के सवाल उठा रहा है, तो वो वही काम कर रहा है जो इस समय उसको करना चाहिए।
जनता को उसके साथ खड़ा होना चाहिए अगर अपना लोकतंत्र बचाना है तो। आप बताइए, आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए हमें। कमेंट पढ़ता हूं मैं, कोशिश करता हूं उनका जवाब देने की। आप सब हमारे साथ जुड़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, दोस्तों तक पहुंचाते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, मेंबरशिप लेते हैं हमारी। इन सब के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।